हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये आपके चाहे सहायक शिक्षक की बात करें, चाहे हम शिक्षक की बात करें, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये। तो आप ज़रूर सभी क्वेश्चंस के आंसर साथ में देते चलिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लगे, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, साथ ही साथ आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जैसे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारे मोबाइल ऐप में ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में सहायक शिक्षक के लिए कोर्स चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप ज़रूर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में या परेशानी के रूप में। तो बताइए, जो अधिकांश भाषाएं जो बहुभाषी होती हैं, अधिकांश कक्षाएं जो बहुभाषी होती हैं, तो शिक्षक को उसे किस रूप में देखना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्या है? ये तो एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। समस्या नहीं होनी चाहिए, समाधान के रूप में भी वो नहीं देख सकते, परेशानी भी नहीं देख सकते। तो किस रूप में देखेंगे? एज अ रिसोर्स, एज अ संसाधन वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो बताइए, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो जो शिक्षार्थी, जो बच्चे जो गलतियां या त्रुटियां कर रहे हैं, तो इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए कि क्या ऐसा क्या रहा है कि जिससे ये गलतियां या त्रुटियां हो गई हैं। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड में आ जाते हैं, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? पावलोव का, यूंग का, पियाजे का या स्किनर का? तो बताइए, किसके अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो यहाँ पे ये कथन किसका है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है? तो सक्रिय ज्ञान निर्माता पियाजे ने कहा है कि बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्या अर्थ है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ? बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या होगा? यहाँ पे अर्थ क्या है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र? तो यदि हम बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र देखेंगे तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाता है, तभी तो बाल केंद्रीय चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी है। जब ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी है तो क्या होगा? उनकी अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों संशोधित होना चाहिए। जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं। कोई भी सहायता ना देकर जिसे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर भाषण देकर, कार्य के छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। बताइए, जटिल परिस्थिति को कैसे शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते, जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में कैसे शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं?
तो यहाँ पे बच्चों की जटिल है तो जटिल को क्या करो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। कोई समस्या जटिल है तो छोटे छोटे एक एक करके, यानी कि पुस्तक 300 पेज की है तो क्या क्या करें हम लोग, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 30 दिन में, यानी कि डेली हम 10-10 पेज पढ़ेंगे। 30 दिन में तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी हमारी पुस्तक, 300 पेज हो गया हमारा। तो जो जटिल है तो उसको क्या करो, छोटे हिस्सों में बांट दो और उसके बाद निर्देश लिखकर निर्देश बता दो, ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे करेक्ट एक प्रभावी आकलन युक्ति है जी, नहीं आकलन का है तो ये क्या है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। एज इट इज कहां से आ जाता है, थोड़ा तो, यानी कि आपने कुछ बताया है तो वो उसको सीख रहे हैं, वो आपके अनुभवों से कुछ सीख रहे हैं ना, तो वो ग्रहण, लेकिन उसको पुनः उत्पादित कर पा रहे हैं क्या, फिर से दोबारा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, नहीं ये नहीं हो पाता, तो समस्यात्मक है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान होता है, बेहतर होता है। तो बताइए जब शिक्षार्थियों को समूह में, पहली बात तो कीवर्ड क्या है, समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र क्या होता है, तब उनके सीखने का चक्र बेहतर होता है क्या, क्योंकि समूह में सीख रहे हैं तो सीखेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। विकास की गति किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, किसका, अव्यवस्थित नमूने का, अप्रत्याशित नमूने का, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का, या एड़ी से चोटी नमूने का अनुगमन करती है। तो बताइए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, सबका अलग अलग है ना, ग्रास्पिंग पावर भी इवन सबका अलग अलग होता है, किसी को जल्दी कुछ चीज समझ में आती, किसी को नहीं आती। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन, क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है ना। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, क्या उचित है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, या विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बताइए विकास के लिए एक उचित है, क्या उचित है विकास के लिए, यहाँ पे हम देखें तो विकास एक आयामी होता है क्या विकास पृथक होता है क्या, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, तो मृत्यु पर्यंत तक चलता है, तो जन्म के साथ प्रारंभ होकर के समाप्त हो जाता है क्या, नहीं। तो बचा क्या बचा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ये करता है ना। जहाँ पे यदि हम सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जिनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, सब अलग अलग क्यों है, बताइए तो अलग अलग क्यों है सब, तो यहाँ पे अलग अलग इसलिए है वंशानुक्रम वातावरण, ये तो एज अ पर्टिकुलर एक हमारा क्या है, ये तो हमारा एक सिलेबस में मेंशन है
कि हमको बताना है कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव होता है विकास में। तो बस वही है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता की किस वंशानुक्रम से आए, हेरिडिटी है ना, और एनवायरमेंट के कारण में, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो कैसी भूमिका निभाता है, रोमांचकारी, मुख्य, गौण, कम महत्वपूर्ण। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है बताइए। तो बच्चों के समाजीकरण में परिवार की मुख्य भूमिका होती है। कौन सी भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है। और समाजीकरण भी एज अ पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो बताइए, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल, या शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो हमें क्या करना है, सही मिलान वाला जोड़ा ढूंढना है। बताइए, पढ़िए, पॉज कीजिए, अपने से देखिए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखो, जो औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा है वो अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल, ये होता है क्या, तो ये नहीं होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम हो गया क्या बच्चा, अनुमान लगा रहा है क्या, नहीं। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा क्या निगमनात्मक विचार वाला है, नहीं। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। तो क्या बताया गया यहाँ पे, करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है, अहम केंद्रित चिंतन, कारण एवं प्रभाव, विपर्य चिंतन, या प्रतीकात्मक विचार। बताइए, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो बच्ची क्या यहाँ पे प्रदर्शित करना चाह रही है। तो यहाँ पे बच्ची क्या बता रही है, कारण बता रही है कि धूप है, धूप के कारण हुआ क्या, वो कपड़ा सूख गया, धूप के कारण कपड़ा सूख गया। तो कारण और प्रभाव बता रही है ना, कारण और प्रभाव बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के, आकार, मूर्त परकता, प्रकार मात्रा, आकार किस्म, मात्रा प्रकार। पॉज करो, अपने से रीड करो, फिर बताओ आंसर क्या होगा। पियाजी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, क्या आएगा यहाँ पे, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। प्रकार में भिन्न है, मात्रा में नहीं। वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो पियाजी का क्या कहना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण क्या है, यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो हम आधारभूत सहायता का उदाहरण देखें ना, तो यहाँ पे शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, जी नहीं, ये आधारभूत सहायता नहीं है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, जी नहीं, यानी कि पहले से ही आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। फिर मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, नहीं। तो फिर क्या होगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न, अनुबोधन और संकेत देना है बच्चों को। तो आधारभूत सहायता ऐसे होती है। ठीक है, फिर वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं
कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाजीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। जब विशेष ध्यान दिया है तो वो क्या बोलेंगे? परस्पर क्रिया ही बोलेंगे। परस्पर क्रिया कैसा? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ में परस्पर क्रिया के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या? शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। बताइए तो कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? हमने क्या पढ़ा हुआ है? कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो कोलबर्ग का हम नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं? नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया? तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है। बताइए बाल केंद्रित कक्ष क्या होगा? पॉज करो, रीड करो, फिर आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमारा बाल केंद्रित कक्ष है। जब बाल केंद्रित कक्ष है तो वहां पे क्या किया जाता है कि शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बाल केंद्रित है तो शिक्षार्थी समूह में है लेकिन शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। बुद्धि है क्या है? एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है या सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो बताइए बुद्धि क्या होती है? बुद्धि हमें बताना है बुद्धि क्या है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सामर्थ्यों का समुच्चय है। क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है? अमहत्वपूर्ण काल, अति संवेदनशील काल, निरपेक्ष काल या कम महत्वपूर्ण काल। बताइए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या होता है? अति संवेदनशील होता है। क्या होता है? अति संवेदनशील होता है यह काल। ठीक है, फिर एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो क्या यहाँ पे यह टिप्पणी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है? लड़के लड़कियों के में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करना है या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है या जातीय भेदभाव का परिचायक है? पॉज करो, रीड करो, फिर बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। सह शिक्षा कक्ष में लड़कों से शिक्षक कह रहे हैं लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यहाँ पे क्या? भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा है ये। लड़के बनो मतलब कि क्या है? हाँ, यानी कि आप बता रहे हो कि लड़के ऐसे हैं, लड़के हैं, यानी कि लड़के ये कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ऐसा दिखा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है? ये भेदभाव दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकलन बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सीखने में सुधार का एक तरीका है या बच्चों को लेवल करने यानी कि नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। आकलन किया जाता है। बताओ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? आकलन। तो आकलन की यदि हम बात करें ना तो आकलन क्या है? तो आकलन तो सुधार का एक तरीका होता है। क्या होता है? सीखने में सुधार का तरीका होता है आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन, इंक्लूसिवनेस, और वी कैन से इंक्लूजन। इंक्लूजन को क्या चीज यहाँ पे बता रहा है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। इंक्लूजन में कुछ बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते, पढ़ते ही इसको काट दो, ये तो होगा ही नहीं। फिर उसके बाद यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
यह एक दर्शन है, एक विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है, या एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। देखो इंक्लूजन मतलब क्या होता है? इंक्लूजन मतलब समावेश, मतलब कि समानता होनी चाहिए, सभी को एक साथ में ला लेना, सभी को एक साथ में ला लेना। तो समानता कहाँ पे लिखा है? ढूंढ लो। या समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बस। इंक्लूजन में क्या? सबको ले लो ना, सबको लेना है हमें। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या किया गया? फाइनेंशियल जो इतनी ज्यादा लिटरेसी जो थी, जन धन मोबाइल ट्रिनिटी जो आया था, जैम ट्रिनिटी, उसमें क्या किया गया था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि उसमें क्या किया गया था कि समावेशन करना है किसका? तो जिनके पास में बैंक अकाउंट नहीं है उन तक पहुंचाना, यानी कि सबको समान दर्जा देना। तो बस समानता, ऐसे भी हम ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे फिर क्या है? वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे ऑप्शंस को ना सीधे पढ़ते ही साथ उसको काट दिया करो। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। तो ये होगा क्या? नहीं, शिक्षा प्रदान करना है, वंचित वर्ग है, लिखित कार्य दे दो तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। फिर उसके बाद में क्या दिया गया? उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं। अच्छा, वंचित वर्ग है तो अलग बिठा दोगे, तो ये तो इतना ये वेग स्टेटमेंट है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो बस ये तो करेक्ट आंसर होगा कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। क्यों? क्योंकि वो वंचित वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान है? अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वॉस को 100, 21 को 12 लिखना, या कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी कि मूड जो स्विंग करता है ना, कभी ये तो कभी वो। तो अधिगम निर्योग्यता की पहचान को यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान है? तो यहाँ पे यदि हम देखें तो निर्योग्यता की पहचान बोला जा रहा है, यानी कि बी को बच्चा डी पढ़ रहा है, वॉस को 100 पढ़ रहा है, 21 को 12 लिख रहा है, ये होता है अधिगम निर्योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। ये होगा क्या? आप ये बताओ। ऐसी स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो सीधा उसको क्या करना है? आपको कट कर देना है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है ऐसे बच्चों को, यानी कि जो आंशिक रूप से देख सकता है तो क्या किया जाए? उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। नियमित, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डाल देना चाहिए। वो आंशिक रूप से देख सकता है ना? तो क्या करो? विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। विशेष प्रावधान होना चाहिए वहां पे और उसको नियमित विद्यालय में डालो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, या फिर हमसे पूछा जा रहा है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो सीखना क्या होगा यहाँ पे बताओ तो? सीखना क्या होता है? सीख रहे हैं हम, जब सीख रहे हैं तो संवेगों से वो प्रभावित हो रहा है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों के सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बताओ तो ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आप सीधा क्या करोगे? ऐसे स्टेटमेंट हतोत्साहित करेंगे क्या शिक्षक? नहीं। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, बस उनको व्याख्यान दे दो, एक्सप्लेनेशन दे दो कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों के सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत करेंगे? नहीं। फिर उसके बाद स्पष्ट
और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तभी तो आप अवधारणात्मक परिवर्तन ला रहे हो ना, उनकी अवधारणाओं में आप परिवर्तन ला रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, व्याख्या दो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली, और उनके साथ में चर्चा करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। पूछा क्या गया, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है। तो प्रक्रियाबद्धता की यदि हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रक्रियाबद्धता। तो प्रक्रियाबद्धता में यहाँ पे होता है कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, प्रक्रियाबद्धता का अर्थ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो दूसरों के समान अच्छा करने के दबाव में आकर अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए या शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कैसे, जब वो किसी सृजनशील है, जब वो सृजनशील है, क्रिएटिव है, तो क्रिएटिव व्यक्ति कैसे बन सकता है, अपनी रुचि से ही बन सकता है। जब आपका इंटरेस्ट है, जब कोई आपको जबरदस्ती कुछ चीज कर रहा है नहीं होगा, जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप वहां पे क्रिएटिव बनोगे। तो सृजनशील पूछा गया तो रुचि, जब अपनी रुचि से। ठीक है, तो ये हमने 30 क्वेश्चन सीडीपी के देखे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के देखे। आशा है कि आप सभी से बने होंगे सभी प्रश्न। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। और यदि आप लोगों को सहायक शिक्षक के लिए कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर आप हमें संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आज के सेशन को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।